यस बच्चों, सो लास्ट लेक्चर में हमारा कुछ पार्ट रह गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस। तो हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखा, और उसमें ही जो हम लोग देख रहे थे कि जो अलग अलग सीरीज जो है वो और उसका लिमिट, ठीक है ना। बार ने पहले इक्वेशन दिया, दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू 1096677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद रेडबर्ग ने डिस्कवरी किया। रेडबर्ग ने क्या किया कि इसने सिर्फ अपने जो सीरीज के लिए स्पेसिफिक उसने इक्वेशन डिराइव किया था, बट जो रेडबर्ग है उसने क्या किया, he has derived the equation which involves all series, जो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। ये क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू 1096677 डिवाइड इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो दिस इज द इक्वेशन। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे थे कि n1 और n2 जो 5 अलग अलग जो सीरीज है, तो उसमें n1 और n2 का वैल्यू क्या रहता है। तो यहाँ पे पहला जो सीरीज है हमारा लैमन सीरीज है, उसका n1 है 1, देन n2 क्या है 2 3। उसके रीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे n1 n2 and this is रीजन। तो n1 n2 क्या है यहाँ पे पूछो 2,3। देन यहाँ पे n1 क्या है बार्मर सीरीज में है n1 दैट इज 2। n2 कितना है 3,4 डैश डैश, मतलब 2 से ज्यादा आप ले सकते हो, और यहाँ पे वेग से ज्यादा, यहाँ पे 4,5 डैश डैश, यहाँ पे 5,6 डैश डैश, उसके बाद यहाँ पे 6,7 डैश डैश। और रीजन हम की बात करेंगे हम लोग, रीजन दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल रीजन, देन उसके बाद इंफ्रारेड। सब ये जो बाकी 3 सीरीज है उसमें क्या आता है बच्चों, इंफ्रारेड, ठीक है। सो ये सीरीज, ये जो है आपको याद रखना है, इट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेमन सीरीज n1 इज 1, लेमन सीरीज में n1 1 है, देन n2 दैट इज 2,3, और रीजन कौन सा है अल्ट्रावायलेट। देन बार्मर सीरीज n1 इज 2, देन n2 3,4, देन इट इज विजिबल रीजन में आ जाता है। क्वेश्चन सीरीज n1 है 3, n2 है 4,5, इट कम्स अंडर इंफ्रारेड रीजन। देन उसके बाद ब्रैकेट सीरीज 4 है उसका n1, then n2 5,6 and region is again infrared। and उसके बाद P fund series n1 is 5, n2 6,7, और region क्या है बच्चों, it is infrared region, उसका region है infrared region। okay, so this is about this series, अलग अलग जो series है हमने देखा। now we will see there are certain postulates given by Bohr's theory। okay, Bohr's ने जो theory था उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टडी किया, देन ड्वेल नेचर ऑफ लाइट स्टडी किया। ओके, ये सब स्टडी करने के बाद उसने जो है एक कुछ पोस्टुलेट्स दिए अबाउट हाइड्रोजन, जो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बारे में। तो वो जो कुछ पोस्टुलेट्स या हम लोग बोल सकते हैं मेन पॉइंट्स है, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट बच्चों जस्ट ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे दैट इज बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे पोस्टुलेट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो पोस्टुलेट्स है बच्चों, व्हाट इज द पोस्टुलेट्स? बोहर ने बोला
कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, इट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ओके, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस सर्कुलर जो पाथ है उसमें वो रिवॉल्व करता है। उसने उसको नाम क्या दिया, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। ठीक है, और तीनों नाम उसके ही है, यहाँ पे देखेंगे, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट एंड थर्ड वन इज अलाउड एनर्जी स्टेट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम revolves around nucleus in circular path called as orbits और एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, एनर्जी लेवल्स और दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट और allowed energy state. Okay, allowed energy state. Okay, so ये है पहला पोस्टुलेट, दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। नाउ सेकंड क्या है बच्चों, इसका पोस्टुलेट बोहर्स की थ्योरी का। तो इसने बताया कि जो एनर्जी चेंज है, जो ऑर्बिट में जो एनर्जी चेंज है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता है क्या, नहीं, इट डज नॉट चेंजेस विद द टाइम। तो जो इलेक्ट्रॉन है व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, जब वो एब्जॉर्ब करता है वो किस में जाएगा, इट विल गो इन एक्साइटेड स्टेट, एंड व्हेन इट रिलीजेस एनर्जी वो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू, वो क्या आएगा, इट विल कम फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी आएगा, और जब ये एब्जॉर्ब करेगा तभी कहां जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट जाएगा। सो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पोस्टुलेट्स को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, द एनर्जी चेंज इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके, एनर्जी चेंज जो है हाइड्रोजन एटम में, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस। ओके, वो कंटिन्यूअस नहीं है और इट डज नॉट चेंजेस विद टाइम, ये किसके साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स एनर्जी, तो ये क्या जाता है, फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, जब भी वो रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी, तभी क्या करेगा बच्चों, जो एब्जॉर्ब किया है उसको रिलीज करेगा, मतलब ये क्या होगा, इट विल कम फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट आएगा। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट आएगा। सो कंक्लूजन, हम लोग कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं इसका, तो एनर्जी चेंज होगा, अगर लोअर टू हायर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, अगर हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, सो दिस चेंज इन एनर्जी क्या रहता है बच्चों, इट इज नॉट कांस्टेंट, ये क्या कांस्टेंट है क्या, नहीं है, एंड अगेन इट डज नॉट चेंजेस विद टाइम, ये कंटिन्यूअस भी नहीं रहता है एंड टाइम के साथ चेंज भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कंक्लूजन इसका, एनर्जी change in hydro energy change is not continuous and it does not changes with time. It does not changes with time. टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट सेकंड पोस्टुलेट। ओके, यहाँ पे वन मोर थिंग हम लोग बोलेंगे,
कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या जाएगा वो एक्साइटेड स्टेट में, अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो डी एक्साइटेड स्टेट। ओके, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा तो ये क्या जाएगा, डी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ओके, डी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। So this is about second postulate. Now we will see third postulate. Third postulate क्या है बच्चों? That is called as Bohr's frequency rule. थर्ड जो postulate है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Bohr's frequency rule. Okay. Bohr's frequency rule क्या होगा बच्चों? In general हमको पता है कि जो हमने पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर देखते समय देखा है, जो एनर्जी रहता है, जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, इट डिपेंड्स अपॉन, इसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, नॉट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, दैट इज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो इसमें क्या बोलेंगे कि जब भी ट्रांजिशन होता है, जब भी ट्रांजिशन होता है तो उसमें एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, एनर्जी डिफरेंस इज गोइंग टू रिमेन डेल्टा। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन, और हम लोग बोलेंगे एनर्जी डिफरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to delta E. That is nothing but energy difference क्या रहेगा, that is equal to delta E. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, mu is equal to, mu is directly proportional to E. तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, mu directly proportional to delta, that is, और इसको हम लोग proportionally constant, that is जो हमारा था डेल्टा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, तो न्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ई अपॉन एच। ओके, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा ई अपॉन एच। तो ये क्या हो गया, E2 माइनस E1। ठीक है, this is E2 minus E1 divided by H, that is nu। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is called as Bohr's frequency rule। इसको हम लोग Bohr's frequency rule बोलते हैं। E2 that is higher energy, higher, that is ये किसका है, that is orbit second का ये क्या है, एनर्जी, that is energy of second stationary state, और E1 क्या है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट, और उसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट। So the difference between the energy difference during transition of electron जब ट्रांजिशन करता है, that is from lower to higher, तो जनरली हम लोग हायर टू लोअर कंसीडर करते हैं। तो वो जो ट्रांजिशन होता है, सो इन दैट ट्रांजिशन जो भी एनर्जी रहे, द एनर्जी डिफरेंस इज नथिंग बट इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा ई, दैट इज डेल्टा ई डिफरेंस रहता है, दैट इज नथिंग बट द अगेन दैट इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज एच न्यू। तो न्यू क्या आता है बच्चों, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच, अल्टीमेटली दिस एक्सप्रेशन कम्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ओके, सो फोर्थ वन, हमारा फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, सो ये हो गया थर्ड पोस्टुलेट। नाउ फोर्थ इज अबाउट एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम, पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में जान ले, फिर हम लोग आगे जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम,
What is angular momentum? That is I omega. Omega is angular velocity. उसको क्या बोलेंगे? Angular velocity. So I का फॉर्मूला क्या बच्चों? So this is already it will be discussed in physics. Physics में जब आप circular motion chapter करोगे तो आपको linear velocity, angular velocity आपको मिलेगा, ठीक है? खासकर जो कर्वेचर पे जो velocity रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? That is called as angular velocity. Okay. और ये क्या है? Moment of I is moment of inertia. Here I moment of inertia. Moment of inertia. That is resistance to change. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Inertia. That is W angular velocity. Okay. So I की वैल्यू हम लोगों को पता है. I is nothing but mr square. ठीक है. I is mr square and v is equal to r omega. एक रिलेशन है. So v is a linear velocity. Linear velocity is equal to what? Radius into angular velocity. So yeah, this is a relation. और I क्या है? Moment of inertia. This is mass and this is radius. Okay. तो यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन 1 में लिखते हैं वैल्यू. तो व्हाट इज द वैल्यू? इट इज इक्वल टू I is nothing but mr square angular momentum. So angular momentum is equal to mr square into rw. सॉरी, इसको हम लोग w का वैल्यू क्या लिखेंगे? v by r. So it is going to be r gets cancelled. So it is going to be mvr angular momentum is equal to लास्ट में क्या आ जाता है? angular momentum is equal to capital M mvr. ठीक है. So m is mass, v is the linear velocity and r is radius. Okay. So angular momentum का फॉर्मूला क्या है बच्चों? mvr. So बोहर्स पोस्टुलेट क्या बोलता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में? एंगुलर मोमेंटम अगर इफ इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi रहेगा तो वही ऑर्बिट्स में क्या करेगा? That electron will revolve in that particular orbits in which angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi. तो उसको कैसे लिखेंगे? That is mvr is equal to nh upon 2 pi. So where n क्या है बच्चों? n is integral multiple 1, 2, 3, 4. Okay. It is not fraction number. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं. तो इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? We can write it. Yes, what is यहाँ पे angular momentum of revolving electron is equal to integral multiple of nh upon 2 pi. Okay. मतलब इसका मतलब क्या है? The electron will revolve in that only that orbits in which it is integral multiple of h. It means electron will revolve in that orbits in which it is integral angular momentum is a. Angular momentum is integral multiple of nh upon 2 pi. h upon 2 pi, sorry. nh नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? h upon 2 pi. इसमें ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिवॉल्व होगा. ओके. These are the specific orbits or certain orbits. बाकी जगह वो रिवॉल्व नहीं होगा. ओके. So these are the 4 different postulates हमने डिस्कस किए. ओके. So what are the postulates? पहला हम लोग रिवाइज करते हैं. In summary, पहला पोस्टुलेट क्या था बच्चों? इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल और ऑर्बिट और अलाउड एनर्जी स्टेट, ये उसके ही नाम है. देन सेकंड है
कि जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और अगर एनर्जी रिलीज होता है तो वो क्या हो जाता है, इट गोज इन डी एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो होता है एक्साइटेड में जाएगा तो इट विल गो फ्रॉम हायर एनर्जी दैट इज लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट जाएगा। अगर डी एक्साइटेशन होता है इट विल गो फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, इट विल कम फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। सो ये जो एनर्जी चेंज है इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, एंड इट डज नॉट चेंजेस विद टाइम। ये दो चीजें हैं, एनर्जी चेंज इज नॉट कंटिन्यूअस एंड इट एनर्जी चेंज इज नॉट कंटिन्यूअस एंड इट डज नॉट चेंजेस विद टाइम, टाइम के हिसाब से वो चेंज नहीं होता है। ओके, एंड थर्ड वन क्या है बच्चों, इट इज रिलेटेड टू बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो ट्रांजिशन जो होता है, तो जो भी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जनरली क्या हम लोग हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन जब भी क्लाइम करता है, सो इट इज नथिंग बट वो जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, वो इसके फ्रीक्वेंसी से इक्विवेलेंट है। सो इसको हम लोग कैसे करते हैं, हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो उसको यहाँ पे डिफरेंस है, तो डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से वो इक्विवेलेंट है। एनर्जी डिफरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई एंड प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक वर्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वही हमने किया है। सो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H। ओके, and last one, that is about angular momentum. Angular momentum is nothing but mvr. Yes, it is nothing but अगर वो जिस ऑर्बिट मतलब सर्टेन ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2π है तो वही ऑर्बिट्स में वो सिर्फ रिवॉल्व होगा, अनलेस अदर ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व नहीं हो। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।